आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 में पौधे और जंतुओं का संरक्षण। संरक्षण का मतलब इनका बचाव कैसे किया जाता है, इनका देखरेख कैसे की जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जंगल होते हैं जिसको अपन अभयारण्य कहते हैं। उन अभयारण्यों के अंदर में कई प्रकार के जानवर होते हैं। जो जानवर होते हैं वो वन्य जीव कहलाते हैं, और जो पौधे होते हैं वह वन्य पौधे या उन्हें पौधों के रूप में या वन के रूप में बांटा जाता है। कई प्रकार के आपने नाम सुना होगा, भरतपुर अभयारण्य होता है, कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य होता है, लोक चाउ वन्य जीव अभयारण्य है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है। इस प्रकार के कई जंगल हैं जहाँ पर वन्य जंतु और जो वन है, जो पौधे हैं, उनको यहाँ पर रखा जाता है और उनका बचाव किया जाता है। धीरे धीरे अपन देखने को मिल रहा है कि कई प्रकार के कारणों से जो वन है ये समाप्त होते हुए जा रहे हैं, अर्थात इनका अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ता हुआ जा रहा है। वनों का नष्ट होना वनोन्मूलन कहलाता है। वनोन्मूलन क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे 4 प्रकार के कारण हैं। एक तो मनुष्य के द्वारा कृषि के लिए भूमि को प्राप्त करना, यानी कृषि करने के लिए वह जंगल के पेड़ पौधों को काट देता है, जिस कारण से जंगल या वन कम होते जाते हैं। घरों व कारखानों का निर्माण, कारखानों के लिए बड़ी बड़ी भूमि की आवश्यकता होती है। जब बड़ी भूमि की आवश्यकता होती है तो वह आसपास के कई प्रकार के जंगलों को काट देता है, जिससे जंगल कम होते हुए चले जाते हैं। फर्नीचर बनाने में और लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग, फर्नीचर बनाने में बहुत सारी जो लकड़ी होती है उसका उपयोग किया जाता है। और चौथा है दावानल और भीषण सूखा। दावानल का मतलब होता है आग लगना। जंगलों में कभी कभी आग लग जाती है, जिसके कारण से बहुत सारा जो जंगल होता है वह जल कर के नष्ट हो जाता है। कभी कभी सूखा हो जाता है, यानी कि बरसात नहीं होती, बरसात के कारण से बहुत सारे पेड़ पौधे समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस प्रकार से 4 कारण हैं जिसकी वजह से वन जो है उनका उन्मूलन हो जाता है, अर्थात उनका अस्तित्व खतरे में आ रहा है। अब ये जो वन उन्मूलन हो रहा है, इसके क्या परिणाम अपने सामने आते हैं? तो कई प्रकार के जो परिणाम हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं या प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित कई प्रकार के कारण अपने सामने आ जाते हैं। जैसे अपन देखेंगे यहाँ पर ये कि वनोन्मूलन से पृथ्वी का जो ताप होता है और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से धीरे धीरे करके जो वायुमंडल का जो ताप है वह भी बढ़ जाता है। जब वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है तो जिसके कारण से गर्मी जो है वह अधिक बढ़ जाती है। साथ ही साथ में वनों की जो कटाई होती है, वनों की कटाई होने से धीरे धीरे करके वनों की कमी होती जाती है, पेड़ पौधों की कमी होती जाती है। तो वर्षा की और भूमि की उर्वरता में भी धीरे धीरे कमी आ जाती है, और बाढ़ की और सूखे की जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। अपन ने देखा कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जब उपयोग करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग करते हैं, और यदि वृक्ष कम हो जाएंगे तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आ जाएगी। जब उपयोग में कमी आ जाएगी तो वायुमंडल में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पृथ्वी पर उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को ग्रहण करने का काम करती है। तो जब ये ऊष्मीय विकिरणों को ग्रहण करने का काम करती है तो परिणाम स्वरूप जो है वायुमंडल में ऊष्मा की वृद्धि नहीं होती है, ताप की वृद्धि नहीं होती है। परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो बढ़ने की वजह से परिणाम स्वरूप जो है वायुमंडल का तापमान बढ़ने लग जाता है। इसको अपन कहते हैं उस विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। पृथ्वी पर ताप की वृद्धि से जल चक्र का संतुलन भी बिगड़ जाता है, वर्षा की दर में भी कमी आ जाती है, और जिसके कारण से सूखा पड़ता है।
साथ ही साथ में मृदा के कणों में भी जो है वो परिवर्तन आने लग जाता है। किसी क्षेत्र में मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण व वनस्पति का प्रभाव विशेष प्रकार से पड़ता है। साथ ही साथ में जो वृक्ष होते हैं वो मृदा अपरदन को रोकते हैं, और भूमि पर जब वृक्षों की कमी आ जाती है तो मृदा अपरदन अधिक होने लग जाता है। मृदा अपरदन होने से या मृदा की ऊपरी परत हट जाने से उसमें पाए जाने वाले बहुत सारे ह्यूमस हैं या बहुत सारे जो उर्वरक पदार्थ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वो बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे जैसे भूमि की उर्वरक क्षमता कम होती हुई चली जाती है तो वह धीरे धीरे मरुस्थलीकरण या मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। वनोन्मूलन से ही धीरे धीरे जो मृदा की जो जल धारण क्षमता होती है वह कम हो जाती है, क्योंकि जो वन होते हैं वह जल के प्रभाव को कम कर देते हैं, जिससे भूमि के अंदर जल धारण क्षमता जो है वह बनी हुई रहती है। मृदा के जो अन्य गुण हैं जैसे पोषक तत्वों का है, गठन का है, ये सब वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार की इस प्रकार के जो बहुत सारे जो प्रभाव होते हैं वो वनोन्मूलन से प्रभावित होते हैं। अब रहती है बात कि जब अपने सामने इस प्रकार के कई परिणाम सामने आए तो हम वनों की रक्षा कैसे करें। वनों की रक्षा करने के लिए कई प्रकार के तरीके अपने अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं जैवमंडल पर। जैवमंडल किसे कहते हैं? तो जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सभी सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य होते हैं। और जैव विविधता, दो बात यहाँ इसमें। जैव विविधता का मतलब होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की प्रजातियां और उनका जो पारस्परिक संबंध होता है पर्यावरण के साथ में, उसे अपन जैव विविधता कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो जैवमंडल है, जैवमंडल में कई प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है और उसमें किसी भी प्रकार के जंगल में अपन देखेंगे तो कई प्रकार के वृक्ष होते हैं, कई प्रकार के जंतु होते हैं और वह सभी वहाँ पर संरक्षित रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में पचमढ़ी पचमढ़ी एक प्रकार का जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र यहाँ पर होता है। इसी प्रकार से ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं पर निचला पश्चिमी घाट है, ये सब जैव विविधताओं के संरक्षण करने वाले भाग बनाए गए हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारी जो सरकारी स्तर पर भी बहुत सारी एजेंसियां होती है जो भी वन संरक्षण का कार्य करती है। वन संरक्षण का कार्य करने वाली जो जातियां होती है, वन्य जीव अभ्यारण्य का, राष्ट्रीय उद्यान का, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र पौधों जंतुओं का, उनको सुरक्षित करने का काम करती हैं और कई प्रकार से अपन को सुरक्षा प्रदान करती है। और उस सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकारी स्तर पर इस प्रकार के अलग अलग क्षेत्र बनाए गए हैं जिन्हें अपन वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इस प्रकार से कई नामों से जाना जाता है। जैसे अपन देखें यहाँ पर ये तो वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात का मतलब पौधे जो जंगलों में या अपने चारों तरफ पाए जाते हैं। प्राणी जात यानी कि जो जीव जंतु होते हैं वो, ये सब उनके आवासों में संरक्षित एवं चिन्हित किए गए हैं जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान व जैव आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, इन क्षेत्रों में यहाँ पर निषिद्ध किया गया है। जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य, वह क्षेत्र जहाँ पर जंतुओं व आवास किसी भी प्रकार से के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान उसे कहते हैं जहाँ पर जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, जहाँ पर वह स्वतंत्र रूप से अपने आवास में और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, यह थोड़ा
बड़ा क्षेत्र होता है। इसमें वन्य जीव, पौधों और जंतुओं के संतानों का उस क्षेत्र के आदिवासियों का पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है। और इस विशाल संरक्षित क्षेत्र के अंदर में वह आसानी से जंतु या पौधे जो है वो आसानी से रह लेते हैं और उनका सुरक्षात्मक उपाय यहाँ पे रहता है। जैवमंडल आरक्षण। जैवमंडल आरक्षण का मतलब होता है जैवमंडल का आरक्षित क्षेत्र, जहाँ पर मान लो अपन घूमने जाते हैं तो वह जो पूरा जो क्षेत्र होता है जंगल का या अभयारण्य का, वो सारा का सारा आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। और वहाँ पर किसी अन्य प्रकार की जो गतिविधियाँ होती हैं वह नहीं होती है। तो जैवमंडल का जो आरक्षित क्षेत्र होता है वही जैवमंडल आरक्षण कहलाता है। जैव विविधता का अर्थ है किसी भी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे व जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र की जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जैसा बताया गया था कि यह क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और इस के अंतर्गत में अन्य प्रकार के जो संरक्षित क्षेत्र हैं, चाहे वो अभ्यारण्य हो सकते हैं या राष्ट्रीय पार्क हो सकते हैं, वह सभी इसमें आ सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक का एक राष्ट्रीय उद्यान और बोरी व पचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य भी आते हैं। इस प्रकार से देखेंगे अपन यहाँ पे तो पचमढ़ी का जो जैवमंडलीय आरक्षण क्षेत्र यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। अब पचमढ़ी का जो आरक्षण क्षेत्र दिखाया गया है ये पूरा का पूरा है। इसके अंदर में तो जो है राष्ट्रीय उद्यान भी है, नीलगम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो हरे क्षेत्र में दिखाया गया है, और इसके बाद में नीचे बोरी अभ्यारण्य है, पचमढ़ी अभ्यारण्य है, ये और एक कुछ संरक्षित क्षेत्र, ये सब मिला करके और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होता है वो काफ़ी विशाल क्षेत्र होता है जो कि कई राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य या संरक्षित क्षेत्रों से मिलकर के बना होता है। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। कभी अपन जब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में या अभ्यारण्य में या संरक्षित क्षेत्र में जब भ्रमण करते हैं तो वहाँ पर अपन को कई प्रकार के वृक्ष, बहुत सारे प्रकार के वन्य प्राणी जो है वो अपने को देखने को मिलते हैं। तो जैसा पहले बताया गया था कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो वनस्पति जात कहलाते हैं, और जो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं वह प्राणी जात कहलाते हैं। जैसे वनस्पति जात में साल है, सागौन है, आम जामुन है, सिल्वर फर्न है, अर्जुन है, ये सब वनस्पति जात है। इसी प्रकार से चिंकारा, नीलगाई, बरगिम हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, यह सभी जो है वो वनस्पति प्राणी जात है, जो ये सब पचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले होते हैं। चित्र में अपन इनको देख सकते हैं। इस प्रकार के जो जानवर होते हैं वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। कुछ विशेष क्षेत्र जातियाँ। विशेष क्षेत्र जाति का मतलब होता है कि कुछ जातें ऐसी होती हैं जो केवल विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, वह सभी जगह नहीं पाई जाती है। जब सभी जगह नहीं पाई जाती हैं, केवल विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो उन्हें विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के नाम से भी जाना जाता है। अपन इस संदर्भ में इसी पाठ के दूसरे भाग में अध्ययन करेंगे।